ओके, तो 2:30 बज चुके हैं। 1 घंटे के बाद मार्केट आज के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं तो बाजार के अंदर आज दिन भर एक चर्निंग सी हो रही है मार्केट के अंदर। अभिषेक हमारे साथ हैं और अगले 1 घंटे के लिए हम आपके सामने रहेंगे, मेहमानों को जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से एनालिसिस करके। हमारी कोशिश तो ये होगी कि ट्रेड ना लिए जाए, जो ले रखे हैं उसी को संभाला जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ज्यादा सौदे कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी लॉस्ट करवा देते हैं। ये लर्निंग है, मैंने तो अपने कई साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैं आपके सामने शेयर भी कर रहा हूं। खैर, 36 अंकों का इस समय नुकसान जो आप देख पा रहे हैं, शानदार रिकवरी का सूचक है। इसमें 2 चीजें नोटिस करने वाली है। पहला पॉइंट, बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आई। उसने जो आज साथ छोड़ा था 44,800 का, वो उसने वापस नहीं पाया। बैंक निफ्टी ने जो 19,500 का साथ छोड़ा था, वो उसने वापस पा लिया। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर आपको थोड़ा संभल कर, देखकर, वेटेज वाले शेयरों की कैलकुलेशन को देखकर चेक करना चाहिए। पहले बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जैसे निचले स्तर से अब रिकवरी लिख रहे हैं। 12 बजे तक हम लिख रहे थे कि 500 के हम नीचे खिसक गए, अब 2:30 बजे हम लिख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है, तो 530 के आसपास आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक निचले स्तरों से 200 अंक संभला। 44,000 का इंडेक्स 200 पॉइंट संभला, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ज्यादा तो अभी भी टूटा हुआ है, इसलिए जब तक ये 44,800 नहीं आएगा तब तक इसको ठीक या हील वाला नहीं माना जाएगा। तीसरी बात, आज मेटल्स के लिए अच्छा दिन है। आज फार्मा के लिए तो खैर कई दिनों से अच्छे चल ही रहा है। ऑटो शेयरों से भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है, इक्का दुक्का चुनिंदा ऑटो कंपनीज को छोड़कर। जैसे हमने आपको एक प्रॉक्सी बताया था सुबह मारुति के, वो नहीं चलेगा, वो नहीं ही चल रहा। ठीक है। तीसरी बात, यूरोप में तेजी और फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स यूएस वगैरह के, वहां पे करीब 80 पॉइंट की आप बढ़त देख पा रहे हैं। देखिए, वो भी एक टाइट रेंज में है। सूर्या जी आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, हम चार्ट भी बना के आपको दिखाते हैं, उसमें आप देख रहे होंगे एक टाइट रेंज बनी हुई है। एक हौसला बुलंद करने वाला और नंबर आया हुआ है एसआईपी का। मार्केट अब एसआईपी पे ही चल रहा है और ये नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, करीब 15,000। ये करीब 11-12 हजार करोड़ से शुरू हुए, हम 15,000 पे पहुंचे हैं। एथिकली देखा जाए तो जर्नी आप पॉइंट्स में ना देखें, परसेंटेज में देखेंगे तो 50% एसआईपी में भी बदलाव आ चुका है अपसाइड का। तो बाजार के अंदर जो लिक्विडिटी का फ्यूल है वो काफी हद तक अब एसआईपी कंप्लीट कर देता है। ये सिर्फ इसी साल का नंबर है जो कि 13,500 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो ये 11-12 हजार करोड़ रुपए भी आपको दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हमने नोटिस करवाए हैं। अभिषेक, तो एसआईपी का 4 से 15,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पहली बार ये आया है और देखने की यूरोप के बाजारों में तेजी है। डाउ फ्यूचर्स से थोड़ी सी मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और इन तीनों संकेतों के चलते ही बाजार का मूड थोड़ा सा सुधरा है। लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी, उसको भी आपके सामने रख देते हैं। 4 बड़ी चीजें जो बाजार के लिए कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। इसके बाद अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक आरवा को जोड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से लेंगे आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग की रणनीति। पहले वो 4 जो दिक्कतें बाजार के लिए आपके सामने वो लेकर आएंगे, जो चिंताएं हैं। पहली चिंता ये कि चीन की इकोनॉमी में डिफ्लेशन है और कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजार इससे थोड़े से चिंतित जरूर होंगे। हालांकि चीन की ये अपनी चिंता है और वहां पर हम दिक्कत देख भी रहे हैं। एक्सपोर्ट के आंकड़े हो, इंपोर्ट के आंकड़े हो, वो बहुत ही कमजोर हैं। घरेलू जो मांग है वो बहुत कमजोर है। इसके अलावा कल हमने देखा था कि अमेरिकी बाजारों का मूड खराब था, क्योंकि मूडीज ने बैंकिंग का डाउनग्रेड जो किया था उसके चलते हमने थोड़ी सी भारतीय बाजारों पर भी हल्का सा असर आते हुए देखा। एफआईआईज की बेरुखी अभी कायम है। लगातार 9 सत्र से कैश मार्केट में उनकी बिकवाली चल रही है और जो डिम्पी हाईलाइट भी कर रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, जिनका कि ज्यादा वेटेज है, ये बैंक्स नहीं चल रहे हैं और इसके चलते बाजार को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो हमें एसआईपी के आंकड़ों पर खुश होना है या फिर ये जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत चले हुए थे बैंकिंग स्टॉक्स, थोड़ी सी वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सही भाव पर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर जरा हम समग्रता से चर्चा करेंगे। विवेक को साथ जोड़ लेते हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। आपको यहां से बताइए कि बाजार कैसा दिख रहा है। क्या जो टेंशन है, क्या वो फौरी है, शॉर्ट टर्म वाले हैं, 1-2 दिनों की बात है, फिर से हम रफ्तार भरेंगे, या फिर लगता है कि थोड़ा समय बिताएगा बाजार इन स्तरों के आसपास? प्रशांत, पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून, आप एंकर्स को और गेस्ट को भी। देखिए, वो बोलते हैं ना, कभी कभी आप जब तेजी से दौड़ रहे रहते हो ना, कभी कभी आप रुक जाते हो एक जगह पे जस्ट टू कि और तेजी से बाद में दौड़ पाए। तो बाजार का वही सिचुएशन है, एक रेंज में फंसा हुआ है।
और मुझे लग रहा है कि 19,300 नीचे और 19,900 के बीच में ये अभी ट्रेड कर रहा है। और मैं ओवरऑल अगर मेरा ओपिनियन मांगोगे तो मैं तो बुलिश हूँ बाजार में। मुझे लगता है कि ये ऑन दी हायर साइड आपको ब्रेकआउट देगा। हो सकता है कि कुछ समय इधर इस रेंज के अंदर बिताए। अब हायर साइड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वैल्यूएशंस वगैरह बाजार का ओवरऑल था, मतलब आपको ध्यान होगा 1 महीने पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट नंबर्स आए और नंबर्स सब बेटर देन एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल, मतलब ऑन दी एवरेज आप देखो तो हायर देन एवरेज थे रिजल्ट्स। तो वो सारे अगर फैक्टर इन कर लो तो आज बाजार वापस एटलीस्ट पी आप अगर देखो तो 2-3 पी आपका कम हो गया है। तो वैल्यूएशन जो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा था वो आज वापस फेयर वैल्यूएशन पे आ गया है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि डाउन साइड यहाँ से मेजर है। और अगर डाउन साइड आती है तो आपने एसआईपी बुक साइज देख लिया और काफी इन्वेस्टर्स ऑन द साइडलाइंस बैठे हैं कि मौका मिलते ही इसमें हमको वापस अंदर घुसना है। तो मेरा बुलिश व्यू रहेगा। और मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा जब तक ये समय इस बीच में बिताता है तब तक आप वेट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे निफ्टी ने कहा, ये नहीं जरूरी नहीं है कि रोज के रोज आप कुछ ना कुछ खरीदना ही है, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा आगे चल के। ठीक है, कई बार कोई ट्रेड नहीं लेना सबसे बेहतरीन रणनीति होती है और आज के बाजार में आपको एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये सलाह मिल ही रही है। एसआईपी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन निचले हिस्से में आप जो आंकड़ा आ रहा है उसमें जरा ध्यान दीजिए। एसजेवीएन के नतीजे आगे हैं और नतीजों के बाद है शेयर करीब 4% नीचे, क्योंकि मुनाफा 607 करोड़ से घटकर 270 करोड़, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा 824 करोड़ से घटकर 493 करोड़ का आंकड़ा एसजेवीएन का आया है। ये पहली तिमाही के नतीजे हैं। आय के आंकड़े पर भी जरा हम नजर डालेंगे, क्योंकि आय जो घटी है 1006 करोड़ से घटकर 665 करोड़ रुपए का फिगर आया है। हमने एसजेवीएन समेत तमाम पावर स्टॉक्स के शेयरों में लगातार रफ्तार देखी। 60-62 रुपए तक ये शेयर गया भी था। उसके बाद थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि नतीजों के बाद प्रॉफिट टेकिंग या फिर कमजोरी, जो भी आप कहना चाहें सो कह सकते हैं। 4% फिलहाल ये शेयर कमजोर है एसजेवीएन का। और बहुत सारे इनको हाल फिलहाल ऑर्डर भी मिले हैं, उसके चलते हमने एक शानदार रफ्तार शेयर में देखी है। और अगर हम इस साल की अगर सिर्फ बात करें तो करीब करीब 54-55% ये शेयर चल चुका है। एसजेवीएन अपने दो एक्सपर्ट्स को और जोड़ लेते हैं और जरा समझते हैं कि आपको करना क्या है। हमारे साथ हैं आदित्य अरोड़ा भी जुड़ गए हैं आपके लिए आज, आपकी मदद करने के लिए। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या करना है एसजेवीएन के शेयर में अभी। आदित्य प्लीज अनम्यूट कीजिए। आदित्य आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। माफ कीजिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी देखिए, एसजीवीएन में अभी थोड़ी सी गिरावट है, तो मेरे हिसाब से पैटर्न इतने खास नहीं बन रहे और स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इसके सपोर्ट बन के आ रहे हैं 50 लेवल के आसपास, तो वहां पे एक बार फिर से रिकंसिडर करें। अभी के लिए अवॉइड करें स्टॉक को। अवॉइड करना है एसजेवीएन के शेयर को, ये रणनीति आपके लिए। लेकिन चलिए बाजार पर आगे भी व्यू लेंगे और अपने तमाम एक्सपर्ट्स को हम जोड़ेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमोल आठवाले, कोटक सिक्योरिटीज़ के। अमोल, आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए शुरुआत आपसे ये करते हैं कि जरा ट्रेडिंग कॉल्स आपसे समझ लेते हैं कि आपके क्या हैं, उसके बाद हम आदित्य की तरफ भी जाएंगे। बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप। मुझे हिंडाल्को अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल्स 458 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली अगर मैं देखता हूं तो 478 480 के टारगेट आ सकते हैं। और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 448 का, जो आई थिंक एक सपोर्ट लेवल पे है। वो एक अच्छा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो मैं एक हिंडाल्को बाय करना चाहूंगा। टेक्सचर काफी स्ट्रांग है, हायर बॉटम में स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यही फॉर्मेशन आगे भी जाके कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तो हिंडाल्को आपको ठीक लग रहा है। आप कह रहे हैं कि 451 का एक स्टॉप लॉस है, 480 का टारगेट है। अच्छा, यही ट्रेड है ना अमोल, और तो कोई नहीं है ना सौदा? और भी एक है, दूसरा भी एक, मैं पीएसयू बैंक के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा था, तो मुझे कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 333.50 के आसपास है। पोजिशनली में मुझे लग रहा है कि 350 तक जा सकता है। शायद कल पॉलिसी के बाद थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर वोलाटाइल हो, बट स्टॉप लॉस मुझे लगता है 326 325 ये एक पकड़ के चलता है अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कैनरा बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है।
ओके, ठीक है। आपके लिस्ट में कैनरा बैंक भी, ऑल्दो ऐसे आज बैंकिंग नहीं चल रहे हैं, लेकिन बैंकिंग की वजह कैनरा बैंक नहीं हो सकता। बैंकिंग की वजह एचडीएफसी होगा, आईसीआईसी होगा, एक्सिस होगा। अब आप पूछेंगे ये क्यों वजह हो सकती है? इन्हीं की वेटेज है। आप सिर्फ इन तीनों को चला दो और 12 में से 7 शेयरों को गिरावट में दे दो, आपको बैंक निफ्टी ऊपर दिखेगा। ये जो वेटेज वाला कंसेप्ट जब से एचडीएफसी का मर्जर हुआ है ना, तब से थोड़ा बिगड़ गया है। इसलिए बैंकिंग काउंटर्स को अब अलग दृष्टिकोण से, अलग नजर से देखना होता है। अब आप इसको एक लाइन में नहीं खींच सकते। तो कैनरा बैंक लिस्ट में शामिल हो गया, हिंडाल्को आपकी बाय लिस्ट में शामिल है। अब जरा आदित्य से पता करते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। आदित्य, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? 3 स्टॉक चुने हैं। बाजार थोड़ा सा नरम है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो मेटल पसंद आ रहा है, केमिकल पसंद आ रहा है, ऑटो पसंद आ रहा है। तो केमिकल एंड फार्मा में जेबी केमिकल फार्मा को बाय किया जा सकता है 2687 में। 2490 का रहेगा स्टॉप लॉस और 3000 से 3200 का रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक ऑटो से भारत फोर्ज 946 में बाय किया जा सकता है। 890 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1030 से 1100 का रहेगा टारगेट। तीसरा स्टॉक मेटल से, मेटल में बहुत अच्छी न्यूज फ्लो आ रही है। चाइना में आपने देखा कि डिफ्लेशन का डेटा आया है, थोड़ा सा इकोनॉमी नरम है। तो चाइना अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है, जो मेटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जिंदल स्टील टॉप पिक है, मुझे लगता है उसको काफी फायदा मिल सकता है, बेनिफिशियरी है। तो जिंदल स्टील को बाय करेंगे 677 में। 640 का रहेगा स्टॉप लॉस और 730 से 790 का रहेगा टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे जिंदल स्टील, आप ना ऊपर अब नाम बदल दीजिए। अमोल अठावले की राय नहीं है, ये आदित्य की राय है। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत नाम है आज के मेहमानों के। एक अमोल हैं, एक आदित्य हैं, और बिन विवेक कहाँ ज्ञान होई, तो एक विवेक हमारे साथ हैं। तो सब के सब आज अद्भुत नाम वाले और बेहतरीन नाम वाले। हमारा नाम तो खैर चर्चाओं में भी नहीं आ सकता। आप सबके नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर तरीके से जब बोलते हैं तो आत्म शांति मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ हम ऑप्शंस के सौदे भी पता कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ऑप्शंस के सौदे के लिए खुशबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑप्शंस का चैंपियन। देखते ही देखते निफ्टी आ गया है सिर्फ 3 पॉइंट की गिरावट के साथ। और मैं अगर गेस सही कर रहा हूं खुशबूरा, तो शायद आप इंडेक्स पे ही अपनी अब कॉल दोगे, ऐसा ही है? ठीक है जी हाँ डिम्पी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड आफ्टरनून। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरा कॉल जो था है रादर वो इंडेक्स पे ही है, बट मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि बस थोड़ी देर पहले जब इनिशिएट किया था तब 19,500 का कॉल 70 रुपए पे चल रहा था। 100 और 130 के टारगेट्स थे और उसमें हमने 40 का स्टॉप लॉस दिया था। अब देखिए टारगेट 1 अचीव हो चुका है, मोमेंटम बहुत तेजी से आया है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आप 100 पे बाय करिए 19,500 का कल की एक्सपायरी का कॉल, 130 के पहले टारगेट के लिए और 160 के दूसरे टारगेट के लिए, और अब 70 को अपना स्टॉप लॉस बनाइए। इस केस में 1500 रुपए आपका मैक्स लॉस हो सकता है टारगेट के हिसाब से, और 160 हिट करने पे 3000 का आपका मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। तो इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 19,500 का सपोर्ट, 19,600 का रेजिस्टेंस। तो इन लेवल्स को प्ले करते हुए आप इंडेक्स में अभी भी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और ये हमारा आज का ऑप्शन का कॉल रहेगा। ठीक है, ये 10 अगस्त की एक्सपायरी वाली कॉल है, यानी कि आज का अभी जो पौना घंटा बचा है वो, और कल का 2:30 तक काट के जाना, नहीं तो डू नोट एक्सरसाइज वगैरह भी चलता है आजकल। तो आप 100 रुपए में इसको प्लस कर रहे हैं, 70 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 130 से 160 का टारगेट है। स्टॉप लॉसेस फिर से हम बोलेंगे वो हमारे हैं, टारगेट आपके हैं। टारगेट के बाद कंफर्ट का भी होता है, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने टारगेट भले ही कर लेना, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ नो छेड़छाड़, नो छेड़खानी। तो वो 70 रुपए का आपको रखना है। उस हिसाब से यहाँ पे अधिकतम मुनाफा यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 का और 1500 रुपए का एक छोटा सा लॉस होगा। एक्सपेरिमेंट जरूर किया जा सकता है, और मैं बोलूंगा खुद से कि थोड़ा हमसे पहले कनेक्ट हो जाते तो हम इस फायदे वाली जर्नी के अंदर अभी ही जुड़ जाते। खैर उम्मीद तो है कि आज शायद ठीक ठाक क्लोजिंग भी करके जाएगा इंडेक्स। अभी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट दूर है, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में आपको बैंक निफ्टी के भी कुछ ट्रेड आते हुए दिख जाए। खुश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सौदा हम तक पहुंचाने के लिए। अभी अमोल आपने कॉल दिया एक हिंडाल्को,
मैं हिंडाल्को के साथ साथ क्या टाटा स्टील को भी देख सकता हूं? हिंडाल्को अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिंदल स्टील भी ठीक है आदित्य की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक टाटा स्टील को भी डालना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करेंगे तो इस बास्केट में। जी जरूर। आई थिंक जो करेक्शन हुआ था उससे अब वापस स्टॉक ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और बाउंस रिवर्स भी अच्छा खासा हुआ है। रिवर्सल कैंडल है, ग्रीन में ही क्लोज हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आज का डे लो अगर हम कंसीडर करते हैं जो कि अराउंड है 117 के आसपास, तो अगर ये सपोर्ट लेके कोई अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि 122 123 या फिर डबल टॉप अगर हम कंसीडर कर रहे तो 125 तक भी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो टाटा स्टील एक जो लेवल पे है, ये लेवल पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 120 रुपए के आसपास इस पर रणनीति अमोल की। लेकिन जिस तरह से एसआईपी के आंकड़े आए, यूरोपीय बाजार जैसे खुले, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय बाजारों का मूड बदला और निफ्टी पूरा का पूरा रिकवर होकर अब हरे निशान में बाकायदा आकर ट्रेड कर रहा है। और बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा वेटेज वाला ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी बैंक और अगर आप एचडीएफसी बैंक को मिला दीजिए तो ऑलमोस्ट 55% की वेटेज इन दो बैंकों की हो जाती है, सिर्फ इन दो बैंकों की। और अगर ये नीचे है तो मुश्किल है निफ्टी बैंक आपको ऊपर दिखना। तो निफ्टी बैंक अभी भी 200 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से 100 अंकों के आसपास, 125 अंकों के आसपास की रिकवरी है। लेकिन एसआईपी के आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए कि उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, निवेश आ कहां पर रहा है, कौन से सेक्टर्स में लोगों का रुझान बढ़ रहा है और फंड मैनेजर्स आपके पैसे को कहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, कहां निवेश कर रहे हैं, उससे आपके लिए थोड़ी संकेत मिल जाते हैं। इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपका ईटीवी स्वदेश पर। और चूंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो पहले आपको बधाई भी। 15,000 करोड़ रुपए का एसआईपी का आंकड़ा पहली बार आया है, मंथली फिगर। आप ये बताइए सर कि इसके मायने क्या है और ये पैसा निवेश कहां पर हो रहा है? तो मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली देखें तो जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमिक रिकवरी में आम जनता में, ये उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अभी भी बैंक डिपॉजिट के माफिक आप देखें तो पोस्ट टैक्स शेयर मार्केट के रिटर्न बेहतर है, तो लोगों की कॉन्फिडेंस एक शेयर मार्केट में अच्छी बन रही है। तीसरी बात है कि जो लास्ट मार्च में डेट म्यूचुअल फंड के लिए जो टैक्स एडवांटेज है उसको हटा गया, तो उससे इक्विटी में और भी दिलचस्पी अभी आ गई है। चौथी बात मैं कहूंगा कि अब जो निवेशक है उनको डोमेस्टिक में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं वो ऑलवेज जनता को ये कह रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप एसआईपी के थ्रू निवेश कीजिए। तो ये एसआईपी के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं ना, वो ज्यादातर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा, क्योंकि सेगमेंट्स वॉलेटाइल है मगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो वॉलेटिलिटी में ऑलवेज आपको वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की एडवांटेज आपके हाथ में आती है। तो मैं कहूंगा कि एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एसआईपी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप, इसलिए आप आंकड़े भी देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त इन्फ्लोस आपको ये महीने भी दिखे होंगे। और फंड मैनेजर्स को नेचुरली आपको स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा आ रहा है तो खरीदारी भी वही करेंगे। और उधर ज्यादातर मैं कहूंगा कि एक डोमेस्टिक फोकस रख के कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी तो इंडिया का बाकी देश के माफिक सबसे अहम स्थिति पे अव्वल नंबर पे चल रहा है हमारी डीजीपी की ग्रोथ। तो डोमेस्टिक फोकस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स। और एसआईपी और मिड कैप में फ्लोज आने के कारण वो आसान बन जाता है उनको भी कि ये ऐसे स्टॉक्स खरीद लें, तो अपने इकोनॉमी के संबंधित उनकी ईपीएस की ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। सुनील सर, तो इसमें चीज अहम हो जाती है जानना कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो निवेश आ रहा बता रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स जो है निफ्टी का 38,000 पर ट्रेड कर रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और लगातार उसमें रुझान बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि ऑटो इंसलरी शेयर चल रहे हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां चल रही हैं, पावर के शेयर चल रहे थे। तो कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं क्रूशियल जहां पर हम बहुत बढ़िया रौनक देख रहे हैं। आपके हिसाब से जो पैसा डिप्लॉय हो रहा है मिड कैप में वो कहां पर जा रहा है और आकर्षक अभी क्या है? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मिड कैप के अंदर मैं कहूंगा कि आपने तो कुछ सेगमेंट्स बताए मैं कि उसके अलावा कैपिटल गुड साइकिल और बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित,
वहां पे मैं कहूंगा कि ज्यादा एलोकेशन जारी है, क्योंकि आने वाले दिन में मिड कैप्स में ऑलवेज आप देखेंगे एक सिक्लिकल मूवमेंट होती है ईपीएस का भी और वैल्यूएशंस का भी। तो जो आने वाले दिन में ईपीएस की कंसेंसस वो आगे और बढ़ेगी। तो ये जो आपकी जो वैल्यूएशन दिख रही है वो अगर अर्निंग्स ग्रोथ उससे बेहतर आ जाए तो सिक्लिकल सेगमेंट्स में ज्यादातर एलोकेशन हो रहा है, क्योंकि उम्मीद यह है कि फ्यूचर वाली अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट की जो उम्मीद है उससे भी बेहतर आ सकती है। तो वेल्थ क्रिएशन उसी हिसाब से बनेगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड मैं कहूंगा कि बैंकिंग के नंबर्स अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत से बैंक शामिल है, तो वहां पे भी एलोकेशन बैंकिंग में जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त बढ़ रही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक्स का वाइडन होगा, ये उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक खास सेगमेंट है मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर, जहां पे भी एलोकेशन जारी है। और तीसरी बात होगी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। जैसे एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल्स में ज्यादातर लार्ज और लार्ज मिड कैप कंपनियां हैं, मगर कंज्यूमर डिस्क्रिशन में जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऐसे मैन्युफैक्चर, ऑटो को भी मैं इधर शामिल करूंगा कि वहां पे देखिए ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज है। और वहां पे अभी फेस्टिवल सीजन आने वक्त ये भी एक कॉन्फिडेंस है कि उनकी सेल्स नंबर्स अच्छी आएगी। एट द सेम टाइम उनके इनपुट कॉस्ट जो है ज्यादातर कमोडिटीज और क्रूड है, जहां पे एक सॉफ्टनेस दिख रही है, तो उनके मार्जिन्स भी अच्छी बढ़ेंगे और उनके टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ सकती है। तो यहीं पे हम एलोकेशन देख रहे हैं फंड मैनेजर्स करते हुए। एक आखिरी सवाल, छोटा जवाब ही दीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं, जरा आंकड़ों में दिलचस्पी लोगों की ज्यादा होती है। 20,000 के पास हम जाके ठिठके थे। अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में करीब करीब रफली 14-15 ट्रेडिंग सत्र बचे होंगे यहां से। क्या आपको लगता है कि 20,000 का निफ्टी इस महीने हो जाएगा? देखिए, उसके लिए मेरे लिए एक चीज आपको ट्रैक करना होगा। मैं कहूंगा क्रूड की प्राइस, क्योंकि जो एफआई के फ्लोज है उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों शामिल होते हैं। लॉन्ग टर्म फ्लोज तो जारी रहेंगे। शॉर्ट टर्म में क्रूड का आउटलुक बहुत अहम होता है, क्योंकि हेज फंड्स जैसे क्रूड की दाम थोड़ी स्टेबल या घटते सिरे में दिखती है तो और ज्यादा पैसा इंडिया को अलोकेट होता है। तो अगर क्रूड स्टेबल रहा तो जरूर उम्मीद रख सकेंगे 20,000 पार हो सकता है। तो क्रूड मेरे लिए सबसे अहम नंबर है जो मैं ट्रैक करूंगा इसको जज करने के लिए। शुक्रिया, हमेशा आपसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बाजार की तरफ लौटेंगे, क्योंकि बाजार में जो रिकवरी है, कहीं से भी सुबह वाला माहौल है ना, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को भी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि बाजार में कोई सुस्ती, कोई कमजोरी है, क्योंकि 2,065 शेयर हरे निशान में हैं, उसके मुकाबले नसीब पर 1,729 शेयर लाल निशान में हैं। तो पूरे बुल्स के फेवर में बाजार इस वक्त में दिख रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। छोटे छोटे सीमेंट स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी थी, आज भी कुछ सीमेंट स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। इंडिया सीमेंट 5.5% मजबूत है। आदित्य, इंडिया सीमेंट क्या भी होगा इस पर आपका, क्या अभी भी लॉन्ग के मौके हैं इसमें? देखिए, आपने जो बोला सीमेंट पैक पूरा बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चाहे आप जेके सीमेंट देखे, इंडिया सीमेंट देखे, बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, बहुत बुलिश पैटर्न बन रहे हैं। तो इंडिया सीमेंट को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। इस भाव पे 227.75 का भाव चल रहा है, इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। 215 का लगाए स्टॉप लॉस, 217 का लगाए स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट रहेगा 245 से लेके 260 का। ठीक है, तो आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है। कल एमपीसी की बैठक का फैसला आ जाएगा जो इस समय आरबीआई के ऑफिस में चल रही है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट को, कल हम जो भी मार्केट डिस्कस करेंगे इसी बैठक के फैसलों के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फैसले आ क्या सकते हैं? क्या ब्याज दरों को लेकर ही ज्यादा गंभीरता है बाजार में, या फिर इसकी कमेंट्री को लेकर? कमेंट्री में भी क्या इन्फ्लेशन या ग्रोथ? इस सब चीजों को पूरा विस्तार से बताने के लिए अंकुर मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो आरबीआई को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। मैं ये थोड़ा गर्व के साथ भी कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर हैं जो आरबीआई को बहुत बारीकी से कवर करके आपके सामने सारी चीजें लेके आते हैं। अंकुर, जरा बताइए आरबीआई की बैठक में क्या चल रहा है, हम कल क्या सुनेंगे आरबीआई गवर्नर के मुख से? जी हाँ, इस अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में हो सकता है, इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स की एक पोल की है और यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स यानी कि सभी रिस्पोंडेंट्स का मानना है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव होने
होने वाला नहीं है, यानी कि आप देख सकते हैं कि शायद इस बार रेपो रेट अनचेंज रहे। इसके अलावा दूसरा ऑब्वियस क्वेश्चन रहता है कि क्या स्टांस में कोई बदलाव होगा, तो इस पर भी हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका कहना है कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मेंटेन किया है वो इस बार भी कायम रहेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या अभी तो आरबीआई पॉज ले रहा है, लेकिन आगे जाके संभावना है कि रेट कट हो, तो इस पर भी हमने एक्सपर्ट्स की राय लेने की कोशिश की और यहाँ जो हमें जवाब मिला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये मानना है कि Q1 FY25 यानी कि अगले वित्त वर्ष से रेट की कटौती शुरू हो सकती है और 60% रिस्पोंडेंट्स ने ये जवाब दिया है। इसके अलावा 20% रिस्पोंडेंट्स का ये भी कहना है कि ये जो FY25 के एंड तक कटौती संभव है और 20% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि इस पर वो कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम सवाल हमने रिस्पोंडेंट से पूछा, वो पूछा महंगाई को लेके कि क्या इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर बात करेंगे तो वहाँ पर कोई महंगाई के लक्ष्य में बदलाव करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, सीरियल प्राइसेस हैं, वहाँ पे बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं, 80% रिस्पोंडेंट्स का मानना है कि इस बार महंगाई दर के लक्ष्य में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की कमेंट्री पर ज़रूर फोकस रहेगा कि इस बार ब्रेक होगा या नहीं। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर बार जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर बोलते हैं तो सारे बैंक और मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल सुनते हैं कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज करेगा, महंगाई पर क्या राय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो डिजिटल करेंसी है वहाँ पर कोई अहम अनाउंसमेंट्स होता है या फिर इसके अलावा भी जो पॉलिसी के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हर बार कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, उस पर भी नजर रहेगी। ओके, ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी आपको दे दी अंकुर ने। अंकुर, शुक्रिया इसकी पूरी डिटेल लेके आने के लिए हमारे सामने। एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो गया है। बहुत अच्छी रिकवरी है। निफ्टी की बात करें तो 125 अंकों से ज्यादा के सुधार के साथ निफ्टी आ गया है 19,600 के ऊपर और निफ्टी बैंक जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता है वो भी काफी कम हुई है और अब 125 अंकों की ही कमजोरी रहेगी निफ्टी बैंक में, जो कि बैठती है 4.5% के आसपास। आज ऑटो और हम देख रहे हैं कि फार्मा, मेटल, इन स्टॉक्स से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। बैंकिंग को लेकर थोड़ी थोड़ी चिंताएं हैं और कुछ कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि फार्मा, ऑटो में भी गिर रहे हैं। आज अगर टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डीज है तो टॉप लूजर डेवीज है, तो बराबरी का मुकाबला कहीं ना कहीं बाजार में इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। आदित्य के पास चलेंगे। आदित्य, रिकवरी अच्छी है, कहीं स्टॉक्स पे नजर जारी है, कहीं ट्रेड के मौके बन रहे हैं अभी? बन रहे हैं। देखिए, बाजार में जिस हिसाब से रिकवरी है, ऐसा लग रहा है कि अगले दिन में स्पिल ओवर इफेक्ट भी आ सकता है। और जैसा कि मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में बोल रहा था कि जैसे चाइना के डेटा में डिफ्लेशन दिख रहा है, तो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप ऐसा रह सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलेट करे इकोनॉमी को, तो मेटल स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे को पसंद आ रहा है वो है टाटा स्टील। करंटली टाटा स्टील का भाव चल रहा है 119.75। इस भाव पे बाय किया जा सकता है। 116 का लगाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 125 से 135 का। पर फिर से कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का बढ़ता हुआ, लेकिन इस बीच ईआईडी पैरी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। नतीजे हम फिर से लेकर आएंगे, लेकिन निफ्टी को हाईलाइट करना जरूरी है। 19,600 के स्तर हमने देखे, लेकिन ईआईडी पैरी के नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में प्रेशर है और वो प्रेशर इसलिए है क्योंकि 7,144 करोड़ से घटकर 7,027 करोड़ का इनके आय का नंबर आया है। अगर मुनाफे का आंकड़ा ले पाएं उसके बाद अपने हम एक्सपोर्ट से इस पर व्यू भी लेंगे। मुनाफा 276 करोड़ से घटकर 109 करोड़, तो जो बड़ा डेंट लगा है वो लगा है मुनाफे के फ्रंट पर। उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर कमजोर है, हालांकि बाजार रिकवर कर रहा है। अमोल, एक बार ईआईडी पैरी पर जरा व्यू दीजिए, उसके बाद और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। जी जरूर। आई थिंक ये पूरे रैली में ये स्टॉक इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है। अगर मैं डेली चार्ट्स में देखता हूँ तो ऊपर में भी डबल टॉप फॉर्मेशन होके स्टॉक करेक्शन में है और रिजल्ट के बाद भी अभी थोड़ा प्रेशर में ही है। अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगा और फ्रेश अप ट्रेंड हम तभी बोल सकते हैं जब स्टॉक 480 485 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है स्टॉक में, तो एक नया बाउंस बैक आने के चांसेस है।
जब तक 485 के नीचे है स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आई थिंक वीक फॉर्मेशन है और वो कंटिन्यू रहेगा। एडी पैरी में कमजोरी है वो जारी रहने की आशंका है, लेकिन अगर हम आज वायदा के शेयरों की बात करें तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसमें हमने देखा था कि नतीजे आने के बाद ये शेयर थोड़ी कमजोरी की गिरफ्त में था। अब इसमें रौनक है और आज 7% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, वायदा का टॉप गेनर भी है। कन्विक्शन है इस तेजी में आदित्य, आपका क्या सलाह देंगे आदित्य बिरला फैशन रिटेल को लेकर? देखिए बिल्कुल कन्विक्शन है और कल ही मैंने ये स्टॉक ऑप्शन के चैंपियन में रेकमेंड किया था, 200 का पुट बिकवाया था। आज स्टॉक में अच्छी तेजी है, तो मैं मानता हूं कि तेजी अभी इसमें कायम रह सकती है, थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है और करीब करीब इसका 220 225 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो तेजी को बिल्कुल कैरी करना चाहिए। धीरे धीरे करके मार्केट की जो बढ़त है वो बढ़ी है। निफ्टी तो खैर 37 अंक ऊपर आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको अभी भी लाल निशान में दिखेगा। वजह आपको हमने कई बार बताई है, आपको पता लगी क्या होगा। एक और शेयर जो बदला है मैं बोलूँगा वो है बड़े शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार ये वापस से अब 2500 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 1 मिनट के लिए एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाएंगे। यस, ये इस शेयर की वजह से भी काफ़ी दम है। अब मैं एक विवेक जी से सवाल पूछता हूँ। विवेक जी, अपने विवेक का परिचय देते हुए जरा बताइएगा कि मेरे को एक अडानी का शेयर लेना है और एक अंबानी का। अंबानी का तो निश्चित तौर पर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज ही बोलेंगे और तो ज़्यादा शेयरों की चर्चा होती नहीं है। तो आप मेरे को बताइए दोनों का कॉम्बो का एक एक शेयर कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा कौन सा रखें? कि अंबानी का तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगा और अभी भी उनका मेजर स्टेक जियो में है और जियो अगस्त में लिस्ट होगा तो उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग आपको उधर देखने को मिलेगा। बाकी जो ऑयल जीआरएम वगैरह उसकी तो बातें हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे मुझे सस्ता लग रहा है। तो अंबानी का तो हो गया रिलायंस और अडानी का देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट रहेगा। ये है अडानी विल्मर। अब अडानी विल्मर में ये न्यूज आ रही है कि अडानी जी अपना स्टेक बेचना चाह रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा स्टेक है करीबन 45% का, और उस कारण स्टॉक डाउन है। अब ये अगर मतलब डील हो भी जाता है ना, अगर अडानी जी इससे निकलते भी हैं बाहर, तो मुझे लगता है कि विल्मर बहुत कैपेबल कंपनी है जो इस कंपनी को आगे काफी इंप्रूवमेंट दिखा सकती है और ये जो बैगेज है ये भी खत्म हो सकता है कंपनी से। तो अडानी विल्मर ऐसे कॉन्ट्राबेट में लेना चाहूंगा, 380 पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। और बस ये है कि अडानी जी का भी स्टॉक है, अब नहीं होगा तो अच्छा भाई हो जाएगा ये। ओके ठीक है, ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, वैसे रेयर पॉइंट भी उठाया। आप अंबानी ग्रुप में से हमने चुन लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज को और अडानी ग्रुप में से अडानी विल्मर। कई बार क्या होता है ना कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसकी पड़ताल अभी उस तरीके से नहीं हो रही होती है, लेकिन बाद में उसका फायदा अच्छा मिलता है। तो भाव और भावनाएं, जो बाजार के अंदर दो चीजें होती हैं, तो कई बार भावना और भाव एक साथ नहीं मिलता। भावनाएं बाद में आ जाएंगी, भाव अभी अच्छे आ रहे हैं, अडानी विल्मर के रखा जा सकता है। अब सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि पिछले 10 दिन में 3 बार जो हमारे साथ जुड़ी एक ही शेयर पर, लेकिन वजह सब अलग अलग रही। पहले वो हीरो मोटोकॉर्प पे जुड़ी थी जब ईडी की जांच चल रही थी, फिर वो हीरो मोटोकॉर्प पे जुड़ी जब हैर्ले डेविडसन X440 की बाइक के बारे में उन्होंने बताया। आज वो फिर से हीरो मोटोकॉर्प पे हमारे साथ जुड़ रही है क्योंकि उसके नंबर आने वाले हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, काफ़ी उतार चढ़ाव देख लिया है हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में, पर अब बात करें नतीजों की तो उसके पहले हम एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ ज़रूर देख चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से हार्ले डेविडसन की बाइक के नंबर्स आए हैं, शेयर ने एक अच्छी रफ्तार ज़रूर पकड़ी है। पर अब नंबर्स के फ्रंट पे अगर हम आपको बताएं तो इस बार अच्छे नंबर्स कहेंगे हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से उम्मीद है आने की, क्योंकि पूरा हम अगर 2 व्हीलर स्पेस में देखें तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कारोबार जो है अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आया है और इसमें हीरो मोटोकॉर्प ऐसी कंपनी है जिसका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस भारत से ही आता है। और इस बार देखें तो कई सारे इन्होंने प्राइस हाइक्स भी लिए हैं और साथ ही साथ इनकी वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही करीब 6.5% सुधरती हुई नजर आई हैं। इसी के फ्रंट पे अगर इनके नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आय करीब 7.5% बढ़ने की उम्मीद
उम्मीद है तिमाही दर तिमाही अगर हम देखें। वहीं EBITDA में 9% का उछाल देख रहे हैं, पर मार्जिन्स के फ्रंट पे क्योंकि अभी भी जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमी हमने आती हुई नहीं देखी है, जिसके चलते इनके मार्जिन्स में सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट्स की ही उम्मीद हम कर रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 13% रहे थे, इस बार 13.2% रहने की उम्मीद है। और आखिरी में मुनाफे के फिगर में लगभग सपाट ग्रोथ 870 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये तो बात रही कंपनी के नंबर्स के बारे में, और साथ ही साथ जो इनके एवरेज सेलिंग प्राइस है वो साल दर साल 9% बढ़ती हुई नजर आई है। इसके चलते इनके मार्जिन्स को एक सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए, पर आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके से हार्ले डेविडसन की, क्योंकि अभी तो बुकिंग्स जो हैं बंद हो चुकी हैं, कब वो प्लान कर रहे हैं बुकिंग्स चालू करना, किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने की उनकी रणनीति है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक टू व्हीलर सेगमेंट जो कि इनका कोर है बेस बिजनेस में किस तरीके की वो ग्रोथ देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। पर जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प के शेयर से कंपनी से इस बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। ठीक है, बढ़िया नतीजों की उम्मीद है, शुक्रिया सृष्टि। और हार्ले डेविडसन की बुकिंग को लेकर क्या अपडेट आता है? हालांकि 25,500 हार्ले डेविडसन की बुकिंग की है, और निश्चित तौर पर जो 350 सीसी वाला जो स्पेस है उसमें खलबली तो मची गई है। और यही नहीं, जो इंट्रोडक्टरी ऑफर था हार्ले डेविडसन की तीनों बाइक्स की, जो 3 मॉडल्स हैं उसके X400 के, सभी के दाम में भी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। तो अपडेट्स पर नजर रहेगी, नतीजे तो खैर अपना काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जेफरीज ने इस पर 3,500 का टारगेट दिया था, 3,000 रुपये का लेवल फिर से शेयर पार करके ये ट्रेड कर रहा है। इस पर जरा आदित्य आप जरा व्यू दीजिए, हीरो मोटो यहां से किस तरह की आप चाल देख रहे हैं? देखिए, ऑटो पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, जैसे अभी चर्चा चल रही थी, पर बुलिश व्यू कायम है। अभी 3060 चल रहा है, तो 3060 पे बाय किया जा सकता है, और 2970 का लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 3200 और 3300 यस। 3200 और 3300 ये 2 लेवल आदित्य के हिसाब से। इस बीच ल्यूमेक्स के नतीजे आए थे, आप एक बार जरा रिटर्न देख लीजिए हीरो मोटो के। हफ्ते भर में करीब 4%, महीने में तो ज़्यादा कुछ उत्साह नहीं है, लेकिन साल भर में 10% के आसपास के रिटर्न हैं। और निफ्टी को भले ही इसने आउट परफॉर्म किया हो, लेकिन बाकी ऑटो स्टॉक्स में जो रफ्तार दिखी है उसके मुकाबले ये कम है। ये नोटिस करने वाली चीज़ निश्चित तौर पर है। ल्यूमेक्स के नंबर आ गए हैं, आय 512 करोड़ से बढ़कर 618 करोड़ रुपए। आय के फ्रंट पर नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं, ये साल दर साल के आंकड़े हैं। मुनाफे की बात करें तो 20 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ का मुनाफा, तो बहुत ज़्यादा कोई उत्साह मुनाफे के फ्रंट पर नहीं है। एबिटा 44 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ रुपए का फिगर आया है। तो नंबर्स हर जगह आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन का फिगर भी एक बार जरा देखेंगे, मार्जिन घटा है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, 8.6% की मार्जिन ये क्लॉक कर रहे थे पिछले साल की इस तिमाही में, वो घट के 8.3% पर आ गया है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर पर 2% के आसपास का दबाव है। अमोल, ल्यूमेक्स इस नंबर के बाद क्या व्यू है, क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक स्टॉक प्रेशर में ही है। जब 2300 टॉप मारा था स्टॉक ने, उसके बाद कंसिस्टेंटली एक महीना स्टॉक प्रेशर में ही है। अभी भी 50 डे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही है, और सपोर्ट लेवल पे बाइंग स्ट्रेटेजी वर्क नहीं हो रही। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। स्टॉक अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है, जो 2100 के आसपास है, तभी उसमें कुछ नया रैली आने के चांसेस है। अभी अगर ये वीकनेस रहा तो शायद स्टॉक 1950 या अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक भी करेक्ट हो सकता है। तो रिवर्सल के लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है। वैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको रिलायंस का शेयर दिखाया था, वो तो था ही बाजार को ऊपर लेके आने में सक्षम, लेकिन सारा क्रेडिट रिलायंस को नहीं दिया जा सकता। एक और शेयर भी है जो धीरे धीरे शने शने चलता है और कई दिन बाद नोटिस होता है, उसका नाम है आईटीसी। अब खबर ये भी है कि आईटीसी धीरे धीरे करके अपने होटल कारोबार को भी अलग कर देगा। अभी तो बहुत कुछ है अलग करने के लिए, 5 बड़े डिवीजन है आईटीसी के पास जो अलग होने बाकी हैं, एक ही शेयर में है पांचों। विवेक सर, एक पोर्टफोलियो बनाने में आईटीसी को कितनी वेटेज दे दे आउट ऑफ 100 रुपीज से? मान ले मेरे पास 100 रुपए का मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, आज ही जागा हूं मैं, आज ही समझाऊं, तो आईटीसी को कितनी वेटेज दे दूं, कितने पैसे लगा दूं? तो
देखिए डिम्पी, आज मतलब इतने रनअप के बाद आईटीसी डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज मुझे सस्ता नहीं लगता। ठीक है, दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी स्पेस में, उस हिसाब से ये परफॉर्म करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अगले 1 साल के लिए इस लेवल्स पे स्टैग्नेंट रह सकता है। ये 100% पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर मुझे इसमें पैसा लगाने को बोलो तो मैं प्रेफर करूंगा कि इसको इसमें लगाए बजाय, मतलब इसके बदले मैं लगाऊं या डाबर या इमामी या फिर मारिको पे, क्योंकि वो इससे कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज है और रैली यहाँ से ज्यादा दिखाएगी आईटीसी के मुकाबले। तो इन लेवल्स पे आईटीसी मेरी तरफ से अवॉइड रहेगा। ठीक है, आपकी तरफ से अवॉइड है। मैं समझ सकता हूं कि जिन्होंने नीचे के भाव देखे उनसे खरीदा ही नहीं जाएगा, और ये बात सच भी है। और फिलहाल तो हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। विवेक जी ने जो कहा हम उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक और शेयर भी है जो आज फिर से मेरे को दिख रहा है कि काफी तेजी से ऊपर आ रहा है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। एक बार दिखा सकते हैं आप हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पे एक बार आदित्य आपके रिकमेंडेशन, बहुत बेहतरीन चला, रुका, फिर चला, अब कितना और चलेगा? देखिए, बहुत अच्छी बेहतरीन रैली आई जैसा आपने बोला, पर इतना ज्यादा रनअप कर गया है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकता है वापस रैली कंटिन्यू करने के लिए। ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, बट कंपेयर टू पेयर आउट परफॉर्मेंस शायद नहीं हो, बट यहाँ से धीरे धीरे खिसक खिसक के ऊपर ही जाना है, पर थोड़ी कम रफ्तार से, जितनी रफ्तार से पहले गया। जो बाकी के पेयर्स है जैसे जिंदल स्टील, हिंडाल्को एक्सेट्रा, या छोटी कैटेगरी के मिड कैप स्मॉल कैप है, उसमें भी बहुत अच्छी तेजी है। तो अगर थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो क्वालिटी कर्व में नीचे जाना चाहिए और स्मॉल कैप मिड कैप को छांटना चाहिए। ओके, ठीक है, डन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले ना 3 शेयर जरूर दिखाना चाहूंगा जो इसी कार्यक्रम में डिस्कस हुए, वो थे मेटल्स के। पहला आप दिखाइए टाटा स्टील। हमने भी बास्केट में डलवाया था अमोल से पूछ के कि आपने हिंडाल्को दिया है, क्या टाटा स्टील भी जोड़ ले? उन्होंने कहा था यस, उसको भी जोड़ा जा सकता है। दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 120 का लेवल पार हुआ। दिखा दीजिए हिंडाल्को जो अमोल की कॉल थी, और एक दिखाइएगा आप जिंदल स्टील जो कि आदित्य की कॉल है। तो ज्यादातर स्टील और मेटल वाली कंपनियां अच्छी क्लोजिंग भी करके जा रही हैं। चलना बड़ी बात नहीं है, क्लोजिंग भी अच्छी करके जा रही हैं। ये कल के लिए कुछ बीटीएसटी कैंडिडेट भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा। रिकवरी अब निफ्टी में हम देख चुके हैं, 19,650 के आसपास के स्तर हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 50 अंकों की मामूली कमजोरी अब रह गई है, और हम देख रहे हैं कि कुछ दिग्गज स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं, हर निशान में भी आ रहे हैं या फिर लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं। एसबीआई का शेयर देखिए बाकायदा अब ये हर निशान में आ गया है, और आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक वो भी दिन के निचले स्तरों से ऊपर आने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन आज की जो तेजी हम जो कहेंगे बाजार में, जो हम रिकवरी निफ्टी में देख रहे हैं, उसको हम निश्चित तौर पर एट्रीब्यूट करेंगे कि जो मेटल स्टॉक्स में जो रैली है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये तमाम शेयर आपको आज ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी का मेटल इंडेक्स 2% की शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेक से पहले डिस्कस भी कर रहे थे हिंदुस्तान कॉपर को, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के साथ जरा ना छोटे मझोले वाले कुछ दूसरे स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये शेयर हालांकि आज सर्किट पे लॉक है, 24 रुपए के आसपास का इसका भाव हो गया है। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जहां पर आपको 10%, 15% शेयर चलते हुए दिखाई देंगे। जेंटेक में हम देख रहे हैं कि करीब करीब ड्रोन सेगमेंट वाली ये कंपनी है, डिफेंस से रिलेटेड है ये। जेंटेक में 10% के आसपास का उछाल है। इन पर जरा चर्चा करते हैं। विवेक जी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हम गाहे बगाहे इस पर चर्चा करते रहते हैं, अब 25 रुपए के आसपास के इसके भाव आ गए हैं। कैसी लग रही है आपको कंपनी, और इसमें फंडामेंटली क्या कुछ बदला है जिसके चलते इस पर बुलिश होना चाहिए? अब देखिए, अब तक तो फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है, और जो जिस हिसाब से कंपनी में डेट है, तो मैं तो इससे डबल कॉशियस कभी भी रहूंगा, क्योंकि बहुत हाई डेट कंपनी है ये। बस बाजार में अब ये हो रहा है कि काफी लोग मिस्ड आउट फीलिंग लोगों में है, उस चक्कर में छोटे मझोले शेयर्स को भी अभी लेना पसंद कर रहे हैं। तो जब तक सही में ऑन द बुक्स दिखे नहीं कि कंपनी की परफॉर्मेंस में मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तब तक मेरी तरफ से तो ये अवॉइड रहेगा। आज का स्पेसिफिक रीजन मालूम नहीं है क्यों बढ़ा है, लेकिन हाँ, तो ये एक मौका रहेगा कि कल वापस ये अगर बढ़े तो इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं दूर रहूंगा इससे।
प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है एचसीसी के शेयर से, लेकिन इस बीच ड्रीम फोक्स सर्विसेज के नतीजे आ गए और नतीजों के बाद स्टॉक्स की क्या धुलाई हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आय थोड़ी सी बड़ी है, करीब 30 करोड़ के आसपास तो आय में बढ़त है, लेकिन जो मार्जिन का जो आंकड़ा आया उससे थोड़ी सी बाजार को जरूर निराशा हुई, क्योंकि मार्जिन 14% से घट के 7% के आसपास 7% के भी नीचे आ गई है। तो मार्जिन ऑलमोस्ट आधा हो गया और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर अचानक से नतीजा आने के बाद अब बहुत तेजी से नीचे आया है और आपके स्क्रीन पर इसका भाव 143 रुपए साफ हो गए। आज के सत्र में ही 633 का भाव है, 847 इसका 52 वीक हाई है और ये स्टॉक मोमेंटम लगातार बना हुआ था, लेकिन वहां से ये स्लिप किया है। आदित्य, ड्रीम फोक्स सर्विसेज, क्योंकि हमने इसको अचानक से चढ़ते हुए नहीं देखा है, धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर आया था। नतीजों के बाद ये करेक्शन, क्या सलाह होगी आपकी इसमें? ये बहुत बेरिश पैटर्न है। जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आ रहा है उस हिसाब से फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। शायद रिजल्ट में कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री में आ सकता है या कुछ बुरे रिजल्ट्स भी मतलब और भी इससे बढ़ के बैड एस्टिमेट्स आ सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक को एक बार स्टेबलाइज होने देना चाहिए, फिर इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए तो इसमें तेजी आने में और वापस 800 लेवल आने में अभी काफी टाइम लग सकता है। ड्रीम फोक्स पर ये व्यू, बाजार बंद होने में 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है और थोड़ी देर में हम बीटी स्ट्रीट ट्रेड्स भी जानेंगे अपने दोनों के दोनों एक्सपोर्ट से, लेकिन एक बार फटाफट ये समझ लेते हैं कि हीरो मोटो के नतीजे, एसबीआई आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी, ये इवेंट्स तो फोकस में रहेंगे कल, लेकिन और क्या इवेंट्स है ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, कल का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा आरबीआई का एमपीसी बैठक का रेट डिसीजन। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से सीपीआई डेटा भी एक्सपेक्टेड है और साथ ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा कल आएगा, तो इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, अर्निंग सीजन तो चल ही रहा है और उसी के बल पर हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आएंगे। दूसरे कंपनीज जैसे कि पीडिलाइट, मदरसन सुमी, बायोकॉन, मैस्काउ डॉक, सेल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, पेज इंडस्ट्रीज़ जैसे अन्य कंपनीज भी है जहां पर हम नतीजे देखेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। इनके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है इक्विटी शेयर्स को इशू करने पर चर्चा करने के लिए। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि फंड रेजिंग को कंपनी कंसिडर करने वाली है। केआरबीएल भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर्स के बायबैक पर चर्चा करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, आईपीओ मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन नजर आ रहा है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का आईपीओ खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए अगस्त 10 से लेकर अगस्त 14 तक, तो इस पर भी अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे, एक मूवी रिलीज़ होने जा रही है कल, जेलर, और इसी के चलते मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। ओके, ठीक है, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और कल ये जो मूवी रिलीज़ होने जा रही हैं ये भी अपना असर छोड़ेंगे। अभी हमको थोड़ी देर पहले जो मूवीज़ को कवर करते प्रशांत, वो भी बता रहे थे कि गदर 2 की काफ़ी बुकिंग्स चल रही हैं और उसका फ़ायदा भी शायद पीवीआर आइनॉक्स को मिलेगा। आज बकायदा ये भी डेज हाई पे क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। बर्जर के नंबर आए हैं, आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। 2700 करोड़ से कंपनी का जो आय है वो बढ़कर 3000 करोड़ रुपए के आसपास की है और मेरे पास जो नंबर है वो 253 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट भी है। तो मैं आपको प्रॉफिट के नंबर भी बता देता हूँ। मेरे पास मार्जिन्स के नंबर भी हैं। विवेक जी गौर से सुनने जाइएगा। हाँ, प्रॉफिट इनका जो आया है वो 250 करोड़ से 350 करोड़ का है। आय आई है 2750 से 3000 करोड़ की। मैं मार्जिन्स बता रहा हूँ, 14.5% के मार्जिन से बढ़कर इनके मार्जिन आए हैं 18.5% सर। इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट जिसको हम अबिटा कहते हैं सर, उसके नंबर भी है मेरे पास, वो है 404 करोड़ से बढ़कर 557 करोड़, तो वो नंबर भी मेरे पास है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, मार्जिन तो 4% बढ़े हैं, अच्छे मार्जिन हैं, 18% पे आ चुके हैं अबिटा मार्जिन पे। ये एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। बर्जर पेंट के नंबर्स को सर आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? डिम्पी, ये तो मुझे मतलब बहुत अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज मार्जिन यहाँ पे 4-4.5% बढ़ना, ये आपको अगले 2-3 क्वार्टर में अगर इसी मार्जिन में अगर मेंटेन करता है तो आपको दिखा देगा कि स्टॉक जबरदस्त आपको 350 करोड़ तो प्रॉफिटेबिलिटी आराम से दिखाते रहेगा। तो
इसको होल्ड करना चाहिए, पहली चीज। और एक और चीज है कि लास्ट क्वार्टर में मतलब अभी क्रूड ऑयल भी एकदम स्टेबल है, तो उसका प्रेशर कंपनी के मार्जिन पे आगे चल के नहीं दिख रहा है मुझे। तो मार्जिन स्टेबल रहना चाहिए यहाँ से। और जो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मैं तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स देके बोल रहा हूँ, तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। और स्टॉक भी कुछ समय से अंडर परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि इसको आपको होल्ड करना चाहिए। अब पेंट सेगमेंट और होम इम्प्रूवमेंट, जो पेंट भी होम इम्प्रूवमेंट में आता है, तो ये सेगमेंट अब चलना चाहिए। ठीक है, एक और चीज मैं इसके अंदर और ऐड ऑन कर दूं, जो इन्वेस्टर्स हैं टिपिकली बर्जर पेंट के, बोर्ड ने बोनस शेयर को भी अप्रूवल दिया है। जो रेशियो है 1:5 है। कितने शेयर मिलेंगे वो पहले लिखे होते हैं, कितनों पर मिलेगा वो बाद में लिखे होते हैं। तो एक 1:5 है, यानी कि 5 शेयरों पर 1 शेयर का बोनस भी आएगा। आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ये एक समझने की बात। बर्जर पेंट नंबर्स ठीक, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आई है, शेयर टूट नहीं रहा, मार्केट का भी थोड़ा सपोर्ट है। इसका एक ही प्रॉब्लम थी जो मेरे को लग रहा है, तो बहुत तेजी से शूट करता, थोड़ा क्रूड बढ़ गया 86 87 के आसपास। शायद एक ये बड़ी वजह होगी कि जो नंबर्स का 100% रिएक्शन आना चाहिए उसमें थोड़ा फिल्टर लगे हुए हैं। अदरवाइज नहीं तो ये अच्छा चलता इसी नंबर्स पे। एक काम करते हैं, BTST सौदे भी फटाफट से पता करवा लेते हैं, समय ज्यादा नहीं है। आदित्य आपसे शुरू करें, एक ही दे देंगे तब भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है 2 BTST देनी है आपको। देखिए, मुझे मेटल पैक बहुत पसंद लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, जिस हिसाब से एग्रेशन दिख रहा है बायर्स का, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि मेटल्स में तेजी आज से शुरुआत हो गई है और लंबी खिंच सकती है। और यहाँ से 5 से 15-20% की तेजी काफी सारे मेटल काउंटर्स में आ सकती है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने सारे मेटल स्टॉक्स ऑलमोस्ट मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें कोई डिसीजन लेने से पहले। मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। इसे 120.30 में बाय किया जा सकता है। 116 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 128 से 135 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा सेल, जिसका भाव अभी चल रहा है 93.25। इसे 93.25 में बाय किया जा सकता है। 90 का रहेगा स्टॉप लॉस और 99 से 106 का रहेगा टारगेट। सेल को पकड़ लिया है। अभी तक हिंडाल्को पर, टाटा स्टील पर हमने व्यू लिया, सेल भी उस लिस्ट में जोड़ लीजिए आदित्य के। अमोल फटाफट आपके पास आएंगे, 3.5 मिनट के आसपास से समय रह गया है। बताइए आपके BTST कौन से हैं? LTIM मुझे एक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स 5100, टारगेट लग रहा है 5200 तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा आज का डे लो 5030 के आसपास। ओवरऑल IT पैक अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये ओपनिंग में भी अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है कल। तो एक LTIM मुझे अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। LTI माइंट्री 5100 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। इसको BTST करके जा सकते हैं। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि LTI माइंट्री का शेयर चल रहा था, और अब ये अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करें तो 8वीं सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो दिग्गज जिसको भी कह सकते हैं। इस बीच चलिए बाजार बंद होने की तैयारी करवाएंगे। और क्या बढ़िया सत्र हमने देखा है। ऐसे जब सत्र आते हैं बाजार में तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि सुबह का माहौल अलग था और उसके बाद दोपहर बाद का माहौल अलग। कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आई, SIP के आंकड़े आ गए, अमेरिकी बाजारों से संकेत आ गए, यूरोप के बाजारों से संकेत आ गए, तो बाजार का मूड यहाँ से थोड़ा सा ठीक हो गया। और मेटल, ऑटो, हम देख रहे हैं कि माइनिंग में कोल इंडिया पर भी आप नजर रखिए। ये शेयर बाजार को आज ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डीज में 4% के आसपास की मजबूती है। निफ्टी का टॉप गेनर आज ये शेयर रहा। दूसरी ओर डिवीज लैब 3% कमजोर, अपोलो हॉस्पिटल 1%। तो डिवीज को छोड़ के एक भी ऐसा शेयर नहीं है निफ्टी में जहां पर आपको 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखे। मारुति सुजुकी, ICICI बैंक से आज सपोर्ट नहीं मिला। एक्सिस बैंक कमजोर था, इसके चलते निफ्टी बैंक को हम 100 अंकों की कमजोरी के साथ आज क्लोजिंग करते हुए देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक रहा, क्योंकि मिड कैप में बहुत अच्छी बाइंग हमने देखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बुल्स के पक्ष में रहे। लेकिन अगर हम F&O वाले शेयरों की बात करें तो भारत फोर्ज 7% की तेजी के साथ ये बंद होने जा रहा है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल यहाँ पर 7% ज्यादा की तेजी। इंडिया सीमेंट करीब 7%। ट्रेंट जिसके कि नंबर्स आए 5% की मजबूती वहां भी रही। वोल्टास, इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी करीब 3 से 3.25% के आसपास की मजबूती हमें देखने को आज मिली। और BHEL जिसमें कि हमने देखा था कि 100 रुपये जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी,
और उसके बाद फिर से आज मूड माहौल चेंज हुआ है BHEL का, और ये शेयर 100 रुपए के आसपास जाकर ट्रेड कर रहा है भेल का। तो ये संकेत हैं। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बाटा, मैक्स फाइनेंशियल, सिंजीन, फर्स्ट सोर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर 2 से 2.5% के आसपास की कमजोरी है। डिम्पी, कहीं आपकी खास नजर बाजार में आज? मार्केट की जो आज की रिकवरी है ना अभिषेक, खैर उसमें तो कोई नो डाउट अच्छी मानी जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि रेजिस्टेंसेस पार नहीं हुए हैं। अभी भी आप उस चर्निंग का ही पार्ट हो। इस चर्निंग में आप लोअर एंड पे भी जाते हो, अपर एंड पे भी जाते हो, इसलिए संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। ये एक्साइटमेंट आज सुबह भी थी, ऐसा नहीं था कि सुबह बाजार कोई बहुत ज्यादा डीप करेक्शन के साथ खुला था। तो आपको थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना होगा। अच्छी चीज मेरे लिए सिर्फ यही है आज की क्लोजिंग में कि मार्केट ने अपने खोए हुए 19,600 के लेवल को वापस पा लिया। बैंक निफ्टी ने 44,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और हम हमेशा से कहते हैं इसके ऊपर आने पर थोड़ा आपको फील गुड होता है। दूसरा, कुछ पक्के शेयर, वेटेज वाले शेयरों ने मोर्चा संभाल लिया। आप देख पा रहे हो कि रिलायंस कमजोर हो रहा था, IT कमजोर हो रहे थे। तो ये क्या है, एक डर का माहौल मार्केट के अंदर आ जाता है। जब बड़े और पक्के शेयर मोर्चा संभाल लेते हैं ना, तो छोटे शेयरों को ढांढस बनता है कि देखिए बड़े शेयर इंडेक्स को कर लेंगे मैनेज, हम अपना काम करें। तो इसलिए आज बड़े शेयरों का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो वायदा के अंदर मेरे को अच्छी दिख रही है, वो प्रीमियम्स का बना होना है। प्रीमियम्स अभी भी अच्छे हैं और विक्स नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब यह है कि मार्केट को कोई डर नहीं है। ज्यादातर बुरी खबरें डिस्काउंट, अच्छी खबरें डिस्काउंटेड हैं, बुरी खबरें भी डिस्काउंटेड हैं। अब MPC की बैठक से ठीक पहले इस तरह का जो मूवमेंट आना ना, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कल देखते इवेंट के साथ कल बाजार ट्रेड करेगा। एडवांस डिक्लाइन को अगर आज के आप क्लोज चेक कर रहे हो ना, तो आज इतने ही पे ही खुले थे आप। आज 1200 एडवांसेस के साथ ही मार्केट खुला था, और आज 1200 एडवांसेस के साथ ही मार्केट बंद हो रहा है। तो कहने के मतलब ये है कि बाजार का फर्स्ट हाफ आज अलग था, सेकंड हाफ अलग था। जिसको सेकंड हाफ में ज्यादा ट्रस्ट है अपनी पोजीशंस को होल्ड रखे, और जिसको फर्स्ट हाफ में ज्यादा ट्रस्ट था वो भी अपनी पोजीशंस को होल्ड रखे, क्योंकि रेजिस्टेंसेस अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अमोल, आपका शुक्रिया आज समय देने के लिए। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। अभिषेक, और आप मेरे को इजाजत दे सकते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए। नमस्कार। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें।